अस्सलाम वालेकुम। यहाँ ये साहब हैं थॉमस हंट मॉर्गन, एक साइंसदान जो 19वीं सदी में हयात थे और जो फ्रूट फ्लाई जेनेटिक्स को लेके खासे परेशान भी थे। वो ये समझने के लिए मुतादिद क्रॉस यानी इनकी आपस में ब्रीडिंग या मेटिंग करते थे कि इन फलों की मक्खियों में किस किस्म की खसूसियात और जीन्स मौजूद हैं। एक दिन इन्होंने ऐसा क्रॉस अंजाम दिया जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता था। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने बहुत उम्दा नताइज दिए थे, लेकिन मॉर्गन के फ्रूट फ्लाइज के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो आए ज़रा तफसील से देखते हैं कि ये क्रॉस अंजाम देते वक्त असल में हुआ क्या था। अब ये क्रॉस जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें हम दो बहुत ख़ास ट्रेट्स से डील कर रहे हैं, यानी खसलतों से। इनमें से एक था जिस्म का रंग, जो कि या तो ब्राउन हो सकता था या काला। ब्राउन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बड़ा बी और काले के लिए छोटा बी। और दूसरा था विंग की लंबाई, जो कि या तो लंबी हो सकती थी या छोटी। लंबे के लिए बड़ा एल और छोटे के लिए छोटा एल। अब इस क्रॉस को अंजाम देने के लिए मॉर्गन ने एक फ्रूट फ्लाई ली जिसने सारी एलील्स दिखाई इन दोनों जीन्स की। तो इसके पास था बड़ा बी, छोटा बी, बड़ा एल और छोटा एल। और इसका मतलब ये होगा कि ये वाली फ्रूट फ्लाई एक हीटेरोजाइगोट थी। और चूंकि इसके अंदर सारे डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं, तो जाहिर है कि इन सब को ही एक्सप्रेस किया गया था। ये सब जाहिर थी। तो बाहर से इसका जिस्म ब्राउन रंग का था और बहुत लंबे विंग्स थे। तो थॉमस ने इस हीटेरोजाइगोट का एक और फ्रूट फ्लाई से क्रॉस किया जो काले रंग की थी और इसके बहुत छोटे विंग्स थे। इस फ्रूट फ्लाई में कोई डोमिनेंट एलील्स नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ रिसेसिव वाली ही थी। तो ये वाली थी होमोजाइगोट जो सिर्फ रिसेसिव खसूसियात दिखा रहा था। तो इस वाली को मैंने सफ़ेद से इसलिए बनाया है क्योंकि मैं काले को एक काले बोर्ड पर नहीं बना सकती थी, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ये वाली काले रंग की थी और इसके बहुत छोटे विंग्स थे। अब जब हमारे पास इस क्रॉस के पेरेंट्स या वालिदैन मौजूद हैं, अगला कदम होगा ये मालूम करवाना कि किस टाइप या किस तरह की गैमीट्स ये फ्रूट फ्लाइज बनाएंगी। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है कि हर एक जीन और इनके एलील्स ये एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हैं। तो ये एक दूसरे के पास आकर मिल सकते हैं और किसी भी किस्म का मजमुआ बना सकते हैं जो इनको चाहिए। तो इस केस में या इस सूरत में ये बड़ा वाला बी जुड़ सकता है इस बड़े एल के साथ और बिल्कुल इसके साथ साथ ये बड़ा वाला बी इस छोटे एल के साथ भी जुड़ सकता है, यानी ये यकजा हो सकते हैं। इसी तरह छोटा बी जुड़ सकता है बड़े एल से और ये छोटा बी जुड़ सकता है इस छोटे एल के साथ, ये वाला गैमीट देने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हीटेरोजाइगस डोमिनेंट फ्रूट फ्लाई, ये ब्राउन रंग वाला जिसके बड़े लंबे विंग्स हैं, ये वाला बना सकता है 4 मुमकिना किस्म के गैमीट्स और इनमें से हर एक का बराबर का चांस है बनने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वाले गैमीट के पास होंगे सारे चांसेस बनने के और बाकी 3 को होगा मसला। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन सब के पास होंगे बराबर के चांसेस। तो अगर कुल मिलाकर परसेंटेज है 100 और हमारे पास हैं 4 मुमकिना किस्म के गैमीट्स, तो इनमें से हर एक के पास होगा 25% चांस बनने का। अब देखते हैं कि ये काली वाली फ्रूट फ्लाई किस तरह के गैमीट्स बनाएगी। आप देख सकते हैं इसके जीनोटाइप में कोई डोमिनेंट जीन्स नहीं है, एक भी नहीं है, सिर्फ रिसेसिव वाली हैं। तो चाहे ये किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करे, इसका हमेशा एक ही तरह का गैमीट बनेगा, क्योंकि ये जीन्स होती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और जो गैमीट बनेगा वो होगा छोटा बी और छोटा एल। तो अगर ये बी कोशिश करेगा इस एल के साथ जुड़ने की तो ये होगा बी एल, और अगर ये दो भी कोशिश करें तब भी होगा बी एल, और इसी तरह बाकी सब के लिए भी। तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें इस काले फ्रूट फ्लाई की जीन्स से, हमेशा ये वाला मखसूस गैमीट ही आएगा। तो अब हमारे पास आ गए हैं हमारे गैमीट्स। अब देखते हैं कि इस पनेट स्क्वायर को कैसे भरा जाएगा। अब इस पनेट स्क्वायर को भरेंगे तो हमें 4 मुख्तलिफ किस्म की ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगी
और इनमें से हर एक के पास होगा 25% चांस बनने का, क्योंकि इन सारे गैमीट्स के पास भी यही चांस होता है। अब ये जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनको ज़रा करीब से देखते हैं। अगर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि इनमें से 2 किस्म बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखती हैं। इनका रंग भी ब्राउन है और लंबे विंग्स हैं, और इसके बाद काले भी हैं छोटे विंग्स के साथ। तो ये हिस्सा ऑफस्प्रिंग की आबादी का बनाता है कुल 50%, और ये जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, इनको कहते हैं पेरेंटल फिनोटाइप्स। जहाँ ना कि सिर्फ ये अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, बल्कि इनका बिल्कुल एक जैसा जीनोटाइप भी होता है। दूसरी तरफ बाकी दोनों किस्में बिल्कुल भी पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। इनके बिल्कुल ही न्यूट्रेट कॉम्बिनेशंस हैं। इस वाले का है ब्राउन जिस्म और छोटे विंग्स, और इस वाले का है काला जिस्म और लंबे विंग्स। बिल्कुल ही नए कॉम्बिनेशंस जो हमने इस पूरे क्रॉस में अभी तक नहीं देखे। तो ये बकिया 50% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, और इनको कहते हैं हाइब्रिड्स या फिर रिकॉम्बिनेंट्स। हाइब्रिड्स या रिकॉम्बिनेंट्स। अब मेंडल ने यही चीज़ ऑब्जर्व की थी अपने मटर के पौधों के साथ, और मॉर्गन साहब भी बिल्कुल इसी चीज़ की तवक्को कर रहे थे, लेकिन ये वो नतीजा नहीं है जो इन्होंने देखा था। जब इन्होंने ये क्रॉस अंजाम दिया तो इन्होंने ये देखा कि तकरीबन 83% पेरेंटल फिनोटाइप्स पाए गए हैं ऑफस्प्रिंग्स की आबादी में, और सिर्फ 17% हाइब्रिड्स पाए गए हैं इसी आबादी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो गैमीट्स को मिल रही थी ज़्यादातर तवज्जो, और इसका मतलब ये हुआ कि इनके बनने के ज़्यादा मौक़े थे बनिस्बत इन दूसरे गैमीट्स के। लेकिन क्यों नहीं इन्होंने मेंडल के लॉ को फॉलो किया? क्यों इन दो के ज़्यादा चांसेस थे बनने के बनिस्बत इन दोनों के? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें देखनी पड़ेगी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन इन गैमीट्स की, और किस तरह से ये जीन्स मुंतकिल की जाती हैं इस प्रोडक्शन के दौरान। आएँ देखते हैं। अब आप ये पहले से जानते हैं कि जीन्स पाई जाती हैं क्रोमोसोम्स पर। हकीकत में ये एक ऐसी चीज़ है जो मॉर्गन ने खुद कायम की थी। तो यहाँ पर मैंने बनाया है हीट्रोजाइगोट फ्रूट फ्लाई का सेक्स सेल, जो इस हीट्रोजाइगोट का जिसको अभी हमने पिछले क्रॉस में इस्तेमाल किया था। और यहाँ मैंने बनाए हैं क्रोमोसोम्स, और साथ में मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाली जीन्स। तो मैंने जीन्स को रखा है मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 रंग क्यों हैं? वो इसलिए कि एक सेट जो है क्रोमोसोम्स का वो आता है वालिदा से और एक आता है वालिद से। तो जब गैमेट्स बनते हैं वो मुख्तलिफ मरहलों से गुज़रते हैं, काफ़ी सारे मुख्तलिफ मरहलों से गुज़रते हैं, और जो आखिरी नतीजा हमें मिलता है या जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो होता है कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ जीन्स का, यानी जोड़ मुख्तलिफ जीन्स का। तो यहाँ पर भी हम इन क्रोमोसोम्स को रैंडमली तरतीब देंगे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो होती है गैमीट प्रोडक्शन के दौरान, और फिर देखते हैं कि हमको कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस या जोड़ियाँ मिलती हैं। तो जो इनमें से एक होगी वो होगी ये, जहाँ पे है हमारे पास बड़ा बी और बड़ा एल। इसके बाद हमारे पास एक होगा जिसमें होगा एक बड़ा बी और एक छोटा एल। तो ये होगा पिंक रंग में। यहाँ आ जाएगा बड़ा बी और यहाँ आएगा छोटा एल। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा छोटा बी और बड़ा एल, ये इस तरह से। और आखिर में हमारे पास होगा छोटा बी और छोटा एल, ये होगा ऐसे। तो अब हम इन क्रोमोसोम्स को रैंडमली तरतीब दे चुके हैं, और ये हमें मिले हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस ऐसा करने से। अब ये बहुत हैरानकुन तरीके से मिलता जुलता है उन गैमेट्स से जो बन रहे थे मेंडल्स लॉ के मुताबिक। मेंडल ने कहा था जीन्स एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती, और अगर जीन पाए जाते हैं मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर तो इनको कोई मुश्किल नहीं आएगी ये कॉम्बिनेशंस बनाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एक गैमीट बी एल इधर, फिर है एक बड़ा बी और छोटा एल गैमीट इधर। ये जो पहले बी एल है ये बड़ा बी है और बड़ा एल है। फिर है एक बड़ा बी और छोटा एल गैमीट यहाँ पे, ठीक है। फिर है एक छोटा बी और बड़ा एल गैमीट इधर, और फिर आखिर में एक छोटा बी और छोटा एल गैमीट इधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब के पास है बराबर का चांस बनने का, क्योंकि यही चीज़ मेंडल ने भी कही थी, और यहाँ दिखने में
लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है क्योंकि ये रैंडम कॉम्बिनेशन इन सबको देगा बराबर का मौका। तो हमारे पास मौजूद हैं हमारे 4 गैमीट्स और वही कॉम्बिनेशंस हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन ये मॉर्गन की फ्रूट फ्लाई वाले नतीजे से बिल्कुल नहीं मिलते। मॉर्गन को मिले थे ज़्यादा पेरेंट्स से मिलने वाले बनिस्बत हाइब्रिड्स के, और इसी वजह से हमने कहा था कि इस गैमीट और इस गैमीट को मिल रही है ज़्यादा तरजीह। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इन सब को यहाँ मिल रही है बराबर की तरजीह। इन सब के बनने के चांसेस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो एक चीज़ जिससे हम यकीनी तौर पर ये बात साबित भी कर सकते हैं और इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं वो ये कि मॉर्गन के केस में ये सब हमारे पास नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता तो हमको ये सब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मॉर्गन की फ्रूट फ्लाइज सही तरह से मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रही। तो यकीनी तौर पर ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। तो अब यहाँ क्या हो सकता है? हम इन जीन्स को और किस तरह से तरतीब दे सकते हैं? अब ये है मौजूद मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स पर, लेकिन क्या होगा अगर हम इनको एक ही क्रोमोसोम पर रखें? इस दफ़ा अलग नहीं बल्कि एक ही। तो यहाँ पर मैंने बनाया है एक गैमीट और मैंने रखी हैं यहाँ पे जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर। अब देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ मिलते हैं। हम इन क्रोमोसोम्स को एक बार फिर रैंडमली तरतीब देंगे। तो एक बार फिर हमारे पास है एक रैंडम सेट यहाँ पर। तो आए ये करते हैं। अब हमने देखा कि जो बड़ा बी और बड़ा एल है इनको मिल रही है सबसे ज़्यादा तरजीह, और एक बार फिर छोटे बी और छोटे एल को भी ज़्यादा तरजीह मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ पर गौर करें, इसके पास यही सब हैं बस। अगर यही चीज़ पहले होती, अगर जीन्स होते एक ही क्रोमोसोम पर और हम रैंडमली तरतीब देते इन क्रोमोसोम्स को, तो हमें मिल रहे हैं वो सारे गैमीट्स जो जिम्मेदार थे पेरेंटल फिनोटाइप्स के लिए। ये सारे वही हैं। तो अगर आप क्रॉस अंजाम देंगे इन गैमीट कॉम्बिनेशंस के साथ तो हमें मिलेंगे 100% पेरेंटल लुकअलाइक्स, यानी पूरी तरह से पेरेंट्स से मिलते जुलते। और ये यकीनी तौर पर बिल्कुल भी नहीं हुआ था मॉर्गन के केस में, तो हम इस वाले को भी मुस्तरद कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगरचे जीन्स मौजूद हैं एक ही क्रोमोसोम पर, कोई एक चीज़ मुख्तलिफ है इनकी, या फिर ये किसी दूसरे अमल से गुजर रहे हैं जो ये यकीनी बना रहा है कि ये जुड़ सकते हैं हाइब्रिड्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कोई हाइब्रिड नहीं मिल रहा और मॉर्गन को कुछ तो मिले थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको एक भी नहीं मिला था, तो ये भी वो नहीं है जो यहाँ हो रहा है। जीन्स शायद हों एक ही क्रोमोसोम पर, लेकिन कोई और चीज़ भी है जिसका यहाँ होना ज़रूरी है। अब मैं ये सोचती हूँ कि क्या इन 2 जीन्स का तबादला मुमकिन है? अगर हम इस बी को यहाँ रखें और इस वाले बी को यहाँ, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? क्या ऐसा करने से हमें मिलेंगी नई कॉम्बिनेशंस? अब ये सब अभी हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें 2 चीज़ों पर पूरा यकीन है। पहली बात ये कि जीन्स पाई जाती हैं एक ही क्रोमोसोम पर, और दूसरा ये कि कोई और मैकेनिज्म इन कॉम्बिनेशंस को जान लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि नई कॉम्बिनेशंस अभी भी बन रही हैं, बस हमें इतना नहीं पता कि कौन सा मैकेनिज्म ऐसा करने में मदद कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही।